हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन जो है आपके आप पढ़ रखा होगा कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अपने डे टू डे लाइफ में काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर अपने आसपास की चीजों को देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, कार्बन से बने होते हैं। चाहे आप जिस फर्नीचर पे भी बैठे हुए हो उसकी बात करें, या आप जिस बुक को पढ़ रहे हो आप उसकी बात करें, या मेरे हाथ में ये मार्कर है राइट, ये भी क्या है, पॉलीमर जो कि कार्बन का कंपाउंड होता है। आपका जो पूरा शरीर बना हुआ है उसमें मोस्टली क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो अपने चारों तरफ डे टू डे लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबके सब क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड के बने हुए होते हैं। तो ये काफी वाइटल रोल प्ले करता है अपने डे टू डे लाइफ में। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी शुरुआत है वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक और मजेदार है राइट। अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में, समझने में कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है क्या, ये कहते हैं किसको है। हायर क्लास में जाओगे तो यही जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का वो पार्ट होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली क्या बताओगे कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका हिस्ट्री काफी जो है ना रोचक है। इसका बात कर रहे हैं हम लोग साइंस की और बात इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, हिस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत हुई ये अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब कहानी है। तो चलो मैं थोड़ा सा सुनाता हूं, तुम लोग सुनना इसको ध्यान से। ये जो सबसे पहले जितना भी बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये जनरली कहां से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। चाहे तुम्हारे पास अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो इंपॉर्टेंट उसके मैं नाम बताऊं तो विटामिन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं राइट। आपके पास डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होते हैं, ये सब के सब क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड के ही बने होते हैं। तो सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था जिसको वाइटल थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, वाइटल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार से कहा क्या गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दैट मींस जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ वाइटल फोर्स के वजह से जनरेट होता है। पूछोगे सर ये वाइटल फोर्स क्या है, तो चलो मैं बताता हूँ। बहुत सारी ये क्या होता है, एक दैविक शक्ति। बोलो सर क्या आप साइंस पढ़ा रहे हो या जादू टोना कर रहे हो यहाँ पे। देखो बर्जीलियस ने पहली बार क्या बताया कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हो राइट। जैसे आप खाने पीने की जो भी चीज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, सबके सब क्या होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं अपने खाने की सारी चीजें राइट। जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे आपके पास क्या पानी है या फिर माउंटेन है, खेत है, मिट्टी है, पत्थर है, बालू है, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनको हम नहीं खा सकते हैं राइट। जैसे आपके पास प्लांट्स है, एनिमल्स है, या आपके पास वो तो जिसको आप क्या, वो तो खेत में जो हम लोग खेती करते हैं वहां जो धान चावल गेहूं जो भी उगाते हैं ये सब के सब क्या होता है, लिविंग प्लांट्स है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसी से मिलने वाले सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में कंज्यूम भी करते हैं। तो वही बताया गया वाइटल थ्योरी में कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है, मोस्टली ये क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ह्यूमन की बस की बात नहीं, आदमी इसको अपने लैब में नहीं बना सकता है। ये किसने बताया, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस एक क्या था, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था अपने समय का। उन्होंने इस बारे में क्या थ्योरी दी, उन्हीं का है वाइटल थ्योरी। क्या कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो मैं इसको लिखता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट। तो ये चीज तुम्हें समझ में आया कि अब पूछा जाए कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हो क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक
कंपाउंड बोलते हैं, मोर प्रिसाइजली बोले तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाएगा तो क्या होगा, अगर तुम्हें इसे डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड कहां से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा चीज, राइट, ये ध्यान रखो, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट मस्ट कंटेन कार्बन एटम। तो ध्यान रखना कि आपको सिंपली समझ में आया कि वाइटल थ्योरी क्या होती है, राइट। इसको बताया गया, इसमें क्या, इसको आदमी लैब में नहीं बना सकता, लैब में इसको तैयार नहीं किया जा सकता। तब आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल सा कहावत है, गुरु गुड़ और चेला चीनी होता है। तो जो बर्जिलियस का स्टूडेंट था वोहलर, उन्होंने पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया, राइट। फिर ध्यान से नाम रखना, जो बर्जिलियस ने वाइटल थ्योरी दी थी उसी का स्टूडेंट कौन था, वोहलर। वोहलर ने क्या किया, पहली बार किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया। तो अब मैं वो थोड़ा सा बताता हूं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था क्या और वोहलर ने किया क्या, राइट। तो यहां ध्यान से देखो, तो ध्यान रखना ये कौन था, वोहलर, जबकि ये किसकी बात कर रहे थे, अभी तक बर्जिलियस की बात कर रहे थे वाइटल थे। तो वोहलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4, और देखो साइनेट होता है CNO माइनस या OCN माइनस, इसको जो भी बोल सकते हो तुम, राइट, NH4OCN, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अमोनियम साइनेट, राइट। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड आता है, NH एंड दिस इज प्लस, एंड फिर आपके पास O डबल बॉन्ड C, ध्यान से रखना, राइट, ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। तो साइनेट जनरली दो तरह के स्ट्रक्चर में होता है, या तो इस तरह से रहेगा, या फिर साइनेट का एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। तो देखो ये दोनों फॉर्म में ही रहते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही सेम स्ट्रक्चर, वो आपको डिटेल्स में नहीं जाना। ये है क्या, अमोनियम साइनेट, उतना डिटेल्स में भी हम नहीं जाएंगे, तो सिंपल ही समझना क्या है, वोहलर जो है उन्होंने क्या बताया, क्या ध्यान से देखो, अपने पास अमोनियम साइनेट है, राइट। तो ये अमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया, हीट किया, अमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया, हीट किया। तो अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हुआ यूरिया में, तो उसका स्ट्रक्चर होता है NH2.CO.NH2, ये आपका क्या है, यूरिया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बना दूं तो दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर नाइट्रोजन, और दोनों पे क्या रहेगा, दो दो हाइड्रोजन, दोनों पे क्या रहेगा, दो दो हाइड्रोजन, राइट। तो ये है अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या किया, यूरिया। यूरिया क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। आपको यूरिया पता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, उसके यूरिन में क्या रहता है, यूरिया पाया जाता है। उसके अलावा आपको पता होगा एक अच्छा फर्टिलाइजर भी होता है जो कि तुम खेतों में यूज करते हो, यूरिया को, राइट। अगर आप लोग खेती वेती को जानते हो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा यूरिया क्या होता है, एक व्हाइट टाइप का क्रिस्टल दानेदार क्या होता है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर, एज ए खाद के तौर पर यूज करते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको किससे बनाया गया था, लैब में, अमोनियम साइनेट को जब हमने हीट किया था तो किसमें कन्वर्ट हो गया था, यूरिया में। और पहली बार वोहलर ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया लैब में। तो बर्जिलियस का जो ये वाइटल थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता है, उसी के स्टूडेंट ने क्या किया, इस बात को गलत साबित किया कि नहीं किया जा सकता। ऐसा ही उम्मीद आप लोगों से भी रहती है कि आप लोग आगे पढ़े, अच्छे काम करें और अपने टीचर से भी आगे जाए। तो यहाँ आप ध्यान से रखिएगा कि इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बहुत सारे मेडिसिन हैं जो पहले आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते थे, अब उसको बहुत इजीली लैब में बनाया जा सकता है। ड्यू टू वोहलर ने जो इस कॉन्सेप्ट को बदला, इस थ्योरी को ब्रेक किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नहीं, हम लोग लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट टू द प्रिसाइज अगर हम प्रैक्टिकली बात करें
तो आज भी 99% जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ एक केस है जहाँ पे लैब में बनाया जाता है, जहाँ कुछ अफवाहें भी आपके पास आती है, उसका कितना सच्चाई है मैं उसको नहीं बता सकता। जैसे चाइना वो बहुत बार बोलता है कि उनका टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि वो आपका जो बंदा गोभी कैबेज है उसको वो लैब में वो बना लेता है या सिंथेसाइज कर लेता है। बहुत इसी तरह की चीजें बातें होती हैं, बट उसका भी कोई फैक्ट या प्रूफ नहीं है। बट अभी भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ये सब के सब क्या होता है? कार्बन से। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब आपके जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 करके, जिसमें बॉन्डिंग इन नेचर ऑफ कार्बन है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, जिसके अंदर तुम केटेनेशन और उसकी टेट्रा बैलेंसी को पढ़ोगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, चेन्स फॉर्म में होता है, ब्रांच फॉर्म में होता है, रिंग के फॉर्म में होता है। कार्बन के अंदर एक जबरदस्त सी टेंडेंसी होती है, विल यू बी माय फ्रेंड, काफी फ्रेंडली एटम है। उसके अलावा होमोलोगस सीरीज क्या होता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और सोप और डिटर्जेंट के बारे में। ये बेसिक आपका सिलेबस है इस चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको 1 बाय 1 करके आगे एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं। हेलो गाइज, तो आप उम्मीद करता हूँ आप पैरेलली अपने साथ एनसीईआरटी के बुक रखे होंगे, या नहीं रखे हो तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके अपने साथ एनसीईआरटी के बुक ले आओ। मैं इसमें कुछ आपके पॉइंट और रेफरेंसेस आपके बुक से फॉलो करूंगा, बताऊंगा, जिसको आप पैरेलली अपने बुक से देखते जाओगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला है कि अपना एटमॉस्फेयर है या जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें कार्बन का कंटेंट कितना है। अगर हम अपने अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट समझते हो, लिथोस्फीयर जो अर्थ का अपर लेयर होता है, जहाँ पे मिट्टी है, बालू है, पानी अवेलेबल होता है, इसमें कार्बन जनरली आपका जो है 0.02%, बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है, राइट। और वो भी मेनली क्या होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल या पेट्रोलियम, ये सब नाम सुना होगा, राइट। ये सब क्या होता है? कार्बन ही है, जो अर्थ के क्रस्ट में या अर्थ के अपर लेयर के नीचे पाया जाता है। तो पूरे अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो उसमें से कार्बन का कंटेंट कितना है? 0.02%, राइट। कितना है? 0.02%। कहाँ की बात कर रहे हैं? अर्थ के क्रस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो एटमॉस्फेयर में जो तुम्हारा कार्बन होता है जनरली या तो CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट, या कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं सब के फॉर्म में पाया जाता है। तो ओवरऑल मिला के 0.031% के आसपास का वैल्यू रखता है, राइट, जिसको आप पढ़ते भी आ रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03% होता है, राइट। तो आपको कार्बन ये समझ में आ गया ना। इसके बॉन्डिंग की बात करें तो इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में जो कि आपने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा होगा, या मेटल नॉन मेटल्स पढ़े होंगे, तो जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है वो आयनिक नेचर रखता है। कैसा रखता है? जब भी मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच का कोई कंपाउंड बनेगा, या एसिड और बेस के मिलने से जो कोई भी कंपाउंड बनेगा, मोस्टली वो जो आपको ध्यान रखिएगा वो कैसा रखेगा? नेचर, आयनिक नेचर होता है। और किसी भी आयनिक कंपाउंड की खासियत तुम जानते हो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा। जनरली जो है आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो वो 600, 700 या 800 डिग्री सेल्सियस से वो मेल्ट करना शुरू ही करता है। लेकिन अगर तुम किसी कोवैलेंट कंपाउंड की बात करोगे जो मोस्टली कार्बन और नॉन मेटल्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, वो उसका किसी भी कंपाउंड का मैक्सिमम बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट 500-400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के फॉर्म में आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? हमेशा ही सबसे हाई रहता है। और दूसरा चीज आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या है, ये या तो मोल्टेन स्टेट बोले या फिर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या करता है? करंट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है। क्या होता है? इसको क्या करता है? कंडक्ट करता है, राइट। करंट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। लेकिन अगर तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करोगे या कोवैलेंट कंपाउंड की बात करोगे
तो वो लगभग नॉन कंडक्टर जैसा बिहेवियर रखता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आपके पास क्लॉथ है, फूड है, राइट, या लकड़ी है, या जो भी प्लांट्स है, उन सब में देखना वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और इवन जो कुछ प्लांट्स जो कच्चा होगा या बिल्कुल ग्रीन होगा, उस केस में थोड़ा बहुत वो कंडक्ट करता भी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो मोस्टली जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। और एक्सेप्शन आपको आपके दिमाग में चमक रहा होगा, राइट, जिनका थोड़ा भी ध्यान होगा इस तरफ, तो उनके दिमाग में वो एग्जांपल चमक रहा होगा, राइट, कि सर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट में ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाता है, कंडक्ट कर पाता है ना। अब अपने एनसीईआरटी में कुछ डेटा देख रहे होंगे कि जहां एसिटिक एसिड है, राइट, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH, ये क्या है तुम्हारा एसिटिक एसिड है। उसके बाद बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, CHCl3। देखो मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये तुम्हारा क्या है, एसिटिक एसिड। इस तरह से एनसीईआरटी में तुम्हारे और भी टेबल दिए होंगे, इथेनॉल का होगा, फिर आपके पास क्या होगा, मीथेन का होगा। चलो मैं लिख देता हूं, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, एंड आपके पास क्या होता है, मीथेन, मीथेन क्या है, CH4। चलो मैं इसको लिख रहा हूं, तुम लोग पैरेलली नोट कर लो, या तुम्हारा एनसीईआरटी जिनके पास है वो यहां से डेटा देख सकते हो, राइट। ये तुम्हारा क्या है, इथेनॉल। तो तुम लोग खुद बताओ कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है तुम्हारे बुक में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो अब देखो जो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, इसका कितना दिया हुआ, 290 और 391। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290, और सारा का सारा डेटा किसमें दिया हुआ है, केल्विन में। किसमें दिया हुआ है, केल्विन में। और एनसीईआरटी में देखोगे तो ये कितना है, 391। तो तुम अनुमान लगाओ कि एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना है, क्लियरली तुम बता सकते हो। 273 केल्विन मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 73 से कितना ज्यादा है, बता सकते हो, 17 डिग्री सेल्सियस। कितना, 17 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 291। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म का देखोगे तो ये तुम्हारा है 209। अब तुम खुद बता सकते हो 209 केल्विन, जबकि वाटर का आपको पता हो, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वाटर नहीं बोल सकते, H2 अगर आइस है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, 373 केल्विन। और ये सारा कितनी बात कर रहा है, एट 1 atm पे। कितने पे बात कर रहे हैं, 1 atm पे। वही अगर इसकी बात करोगे तो ये लगभग 334 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिमिलरली अगर हम इथेनॉल की बात करें तो 156, ये कितना होता है, 156 मेल्टिंग पॉइंट। और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो 351 होगा। कितना होगा, 351। सिमिलरली अगर हम मीथेन की बात करें तो ये 90 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 111। तो तुम यहां ध्यान से देख सकते हो इन सारे डेटा को कि जनरली ये जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 300 या 400 केल्विन तक जाते जाते मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो लोअर मॉलिक्यूलर के हैं, तो मेल्ट या बॉइल कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट तो आपको मैं देखने को मिलती है 1100 केल्विन, 1200, 1700, 3000 केल्विन, 4000 केल्विन। तो बहुत ही हायर मेल्टिंग। तो आपको समझ में आया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटली अफेक्ट करता है आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर्स, राइट। तो ये जो बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आने वाला है वो इसकी बॉन्डिंग को हम लोग समझते हैं। तो चलिए इसको एक बार मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, राइट। बॉन्डिंग है कार्बन का, बताओ कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले तुम्हें बताना है, राइट गाइस। तो फटाफट तुम लोग कमेंट करो नीचे, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, राइट। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का पता होगा, तुमने लिखना सीखा होगा क्लास 9 में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ये क्या हो जाता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस से जो ये क्या हो गया तुम्हारा, पहला k से, और ये दूसरा से जो ये कौन सा l से है। ये कितना है, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे।
तो बैलेंस सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है गाइस? तुम खुद ही बताओ, बैलेंस सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है देख रहे हो? पहला सेल में 2 और बैलेंस सेल में 4। बैलेंस सेल किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल को किसको बोलते हैं? आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी वाला जो कक्षा होता है उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। तो कार्बन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी भी 4 होगी, राइट? तब 2 क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा? आपको पता है हर एक एटम के अंदर क्या टेंडेंसी होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की। क्या कंप्लीट करने की? ऑक्टेट। दैट मींस बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने की टेंडेंसी होती है। तो क्या यहाँ बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, सबसे पहला अगर हम केस बोलें कि कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, कार्बन का ये पहला सेल हो गया, न्यूक्लियस ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, राइट? यहाँ पता है कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। और तुमने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर Z। ये सब बराबर होते हैं। तो कार्बन के केस में कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना होगा गाइस बताओ तो? 6 प्रोटॉन। सेंटर में कितना प्रोटॉन होगा? 6 प्रोटॉन। यहाँ पे कितना होगा? 6 प्रोटॉन। अगर हम चाहें कि इसका 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें? बाहर कर दें, चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करें? हटा दें। तो कार्बन के पास क्या बचेगा? ये तो न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल का तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल जाएगा। तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 6 प्रोटॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए खींच रहा है अपने तरफ। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? तो वहां से तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन को। अब दूसरा केस हम क्या सोच सकते हैं कि सर ये जो कार्बन है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, राइट? तो हम क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो अब ध्यान से देखो, हमने अगर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? दे दिया यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में रहेगा। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी भी बताओ यहाँ पे कितना? 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए हैं, अब बाहर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता ही जाएगा तो प्रोटॉन क्या कर सकता है? एक बांध, किसी को भी पकड़ के रखने की लिमिट होती है। तो 6 प्रोटॉन के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं होता कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? बांध के रख सके, राइट? तो न्यूक्लियस के पास उतना पावर नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका आपस में भी रिपल्सन होगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को कभी भी अपने साथ बांध के एक साथ ले नहीं सकता। दैट मीन्स C जो है 4- कभी नहीं बनाएगा। 4- में ये नहीं जा सकता है। रीजन समझ में आया? क्योंकि इसको इस 10 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांध के रखना है। इस केस में क्या था? 6 प्रोटॉन और यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। 4 इलेक्ट्रॉन को बना दो, दैट मींस क्या होगा? C4+। तो अब जो है यहाँ जो प्रोटॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने भी नहीं देगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और आगे तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, अगर किसी मॉलिक्यूल को हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल नहीं होता, बनता ही नहीं है, राइट? तो ध्यान रखना, राइट? तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत एनर्जी लग जाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें हम डाल देंगे तो वो कभी उसको रख ही नहीं पाएगा। तो कार्बन के साथ यही 2 प्रॉब्लम है। अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के इसे मेंशन किया गया है, उसको आप ढंग से मार्क कर लोगे, राइट? तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना। तो अब कार्बन के पास एक सिंपल सा ऑप्शन बचता है जो तुम्हारे दिमाग में भी घड़ी की तरह टिक टिक स्ट्राइक कर रहा होगा, सर अब तो बोल ही दो। कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? ना लेगा ना देगा। तो ऐसा नहीं कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तू रख ले, ऐसा भी नहीं होगा। ना भाई तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे मैं रख लेता हूं, ऐसा नहीं होगा कार्बन के साथ। दैट मींस कार्बन आयनिक नेचर नहीं बनाएगा। आयनिक कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा जस्ट थोड़ा देर पहले, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज या इलेक्ट्रॉन का गैन, जिसकी वजह से एक केटायन बनता है और एक एनायन बनता है, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है।
लेकिन कार्बन के साथ ऐसा होता ही नहीं। कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं करेगा। अगर गेन और लूज नहीं करेगा तो वो केटायन जो कि पॉजिटिव आयन होता है, एनायन जो निगेटिव आयन होता है। तो केटायन और एनायन बन सकता है क्या? गाइस तुम ही बताओ यार, कार्बन कभी भी केटायन या एनायन बनाएगा नहीं। अगर केटायन और एनायन नहीं बनेगा तो कोई भी आयनिक नेचर नहीं आएगा। दैट मींस उस केस में कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो उसी को क्या बोलता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलता है? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो समझ में आया? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं कि तुम्हें कोवेलेंट नेचर कैसे आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड के अंदर, या कहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, किसी और को नहीं बताना, ठीक है? मैं तुम्हें स्पेशली बता रहा हूं। तो यहां ध्यान से देखो, कुछ एलिमेंट में लिखता हूं, हाइड्रोजन है, राइट? उसके अलावे तुमको ध्यान रखना है बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, इसी ग्रुप में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसके अलावा सल्फर है, फास्फोरस है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स जब भी आपस में कंपाउंड बनाएंगे, ध्यान रखना, ये सारे एलिमेंट्स जब आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो वो क्या रहेगा? कोवेलेंट नेचर। क्या रहेगा? ध्यान रखना, एक छोटा सा ट्रिक है, कोई रूल नहीं है, तुम्हारे समझने के लिए। ये सब एलिमेंट्स अगर आपस में ही कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं तो वो खिचड़ी किस नेचर का रहेगा? कोवेलेंट नेचर का, ठीक है? अगर इन सब भाई साहब का पंगा किसी मेटल के साथ हो गया तब ये एनायन और कैटायन बनेगा, लेकिन ये आपस में जब भी भिड़ेगा, जुड़ेगा, कुछ भी होगा, किसी भी तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा आपस में, तो वो क्या रहेगा? कोवेलेंट नेचर का, राइट गाइस? ये समझ में आ गया? तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जनरली क्या होता है? नॉन मेटल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा? तो चलिए अब नेक्स्ट कुछ हम कंपाउंड को देखते हैं जहां पे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है? तो गाइस चलो इसमें हम कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि शेयरिंग क्या हो। तो कभी तुमने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना है? यार बिल्कुल सुना है, क्या बात कर रहे हो सर, हाइड्रोजन गैस का तो मैंने नाम सुना ही है। तो कहाँ पे सुना? जैसे तुमने पढ़ा होगा सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वहाँ हाइड्रोजन कंबाइन हो के क्या बना रहा है? हीलियम बना रहा है, प्लाज्मा स्टेट में सारी चीजें अवेलेबल है। तो इससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। उसके अलावा आपने सुना होगा हाइड्रोजन क्या होता है? एक अच्छा फ्यूल होता है, रॉकेट इंजन वगैरह में लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के तौर पे। उसके अलावा हाइड्रोजन और भी बहुत वैरायटी ऑफ जगह यूज होता है। अगर पता है ये हवा से क्या होता है? काफी हल्का होता है। अगर तुम किसी बैलून में हाइड्रोजन गैस भर के छोड़ दोगे तो आपने हवा में उड़ते हुए देखा होगा बहुत सारे बैलून को, राइट? तो वो क्या होता है? उसमें एक्चुअली हीलियम गैस भरते हैं, नॉन रिएक्टिव नेचर होता है। हाइड्रोजन रखोगे तो ब्लास्टिंग रिएक्शन भी हो सकता है, हल्का तो होता है लेकिन विस्फोटक भी हो सकता है। तो वो बैलून को किसी के सर पे जाके तो फोड़ना नहीं, राइट? तो सिंपली ध्यान रखना कि इस तरह से होता है। हाइड्रोजन आपस में, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होगा? H2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा? H2, राइट? तो अब जो ये H2 है ये बनता कैसे है? ये तो पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? तो अब जो है दूसरा हाइड्रोजन उसका भी न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? तब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। और तुमने पढ़ा है कि राइट हर एक एलिमेंट के अंदर क्या टेंडेंसी होती है? नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना। किसके जैसा बन जाना? उसके अपने आसपास वाले जो नोबल गैस होता है, इनर्ट गैस होते हैं, उनके जैसा बन जाने की टेंडेंसी। तो बताओ हाइड्रोजन के पास वाला इनर्ट गैस कौन सा है? हीलियम है। कौन सा? हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। दैट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा अपने, जिसको बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। और बाकी सारे एलिमेंट क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट। क्योंकि पता होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे जो हाइड्रोजन वाला पीरियड है 2 ही एलिमेंट है, एक छोर पे हाइड्रोजन और दूसरे छोर पे हीलियम। तो उसके जैसा बनना चाहिए। उसके नीचे वाले ग्रुप में आ जाओगे
तो लिथियम है आपके पास, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो ये सब एलिमेंट किसके जैसा बनना चाहेगा? अपने पास वाला जो इनर्ट गैस है नियन के जैसा बनना चाहेगा, राइट। ये उसका सिंपल सा नेचर है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा? तो यहाँ ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो दोनों आपस में शेयर कर लेगा। और इसके बॉन्डिंग को हम लोग कैसे दिखाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए एक बॉन्ड से दिखाते हैं, राइट। सिमिलरली आप बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है वाटर, H2O, शुरू से बता रहा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो क्या ये कैसे कनेक्टेड होता है आपस में? तो अब पता है कि हाइड्रोजन के तो आटोमोस्ट में मैंने बता दिया कितना इलेक्ट्रॉन का, एक होता है। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। देखो आउटर मोस्ट में कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, और इनर शेल में कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये दोनों आपस में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का आटम उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऑक्सीजन में। सिमिलरली हाइड्रोजन के आटम उसमें उसको मैं स्टार से दिखा रहा हूं, राइट। तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या अलग अलग है। बस ऐसा है कि मैं हाइड्रोजन को बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, राइट। तो अब ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा? हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा बनना चाहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बदले में ऑक्सीजन को भी वो शेयरिंग में हिस्सा देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? ऑक्सीजन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां बच गया, और 2 हाइड्रोजन यहां से कनेक्ट हो गया, राइट। तो समझ में आ गया? यहां जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, ये क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, यहां तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिया, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर। लेकिन जो ये दो भाई साहब हैं, ये तो आपस में कनेक्ट ही किसी से नहीं है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अकेले रह गए दुनिया में, राइट। सिंगल है, तो ये क्या हो जाएंगे? इनका किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो आपने देखा किस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। सिमिलरली अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल्स की, ध्यान से देखो, किसकी बात करें? O2 मॉलिक्यूल्स। तो खुद बताओ, ऑक्सीजन के आटोमोस्ट में भी हमने देखा कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तुमने खुद ही देखा है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन है, उसके भी आटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? राइट। चलो एक ऑक्सीजन को मैं स्टार से दिखा दे रहा हूं तुम्हें, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इसके पास है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। देखो इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया, 2 4 6 8। ये भी